जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? अगर आप लोग सुबह सुबह क्लास 10th में हो, पेपर देने जाने वाले हो विज्ञान का, तो लास्ट तक वीडियो को देखो, क्योंकि मैं आज आपको 30 महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन बताऊंगा, जिनमें से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आ जाए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर देख सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा भैया, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर आप लोग ध्यान देना, दर्पण बोला है तो यहां पर दर्पण, यहां पर आपका कौन सा होगा भैया, ये वाला दर्पण होगा। कौन सा दर्पण है, जल्दी से आप लोग बताओ। ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन होती है भैया, जब दूर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, लेकिन जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर रख दोगे तो प्रतिबिंब आभासी बन जाता है, यानी इस साइड इस तरीके से बन जाता है, राइट साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें एक कंडीशन यही होती है। और अगर आपका उत्तल दर्पण होगा दोस्तों, उसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा और प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, यहां पर याद कर लेना, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। भैया अवतल दर्पण बोला है, सबसे पहले अवतल दर्पण बना ही लेते हैं। इस तरीके से आपका होता है अवतल दर्पण। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र, और ये आपका मुख्य फोकस बीच में हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर आपका ये दर्पण हो जाता है, इधर पॉलिश कर दी जाती है। अब यहां पर बोला है कि भाई कहां पर, फोकस पर रखी वस्तु, फोकस पर हमने वस्तु को रख दिया है। इस तरीके से यहां पर जाएगी, इस तरीके से वस्तु, और देखो यहीं से एक रेखा जाएगी वक्रता केंद्र से होते हुए, देख रहे हो ये अनंत जा रही है। मतलब कि दोस्तों ये कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये दिख रहा है ना। तो भाई प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, याद कर लोगे ना, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। आगे है दोस्तों, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, वह दर्पण होगा। भैया किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो आभासी ही होता है, तो वो जो होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पर हो सकता है समतल दर्पण में भी और यहाँ पर उत्तल दर्पण में भी, यानी आपका विकल्प नंबर डी सही है, या तो समतल या तो फिर उत्तल दर्पण। ठीक है, याद कर लोगे। चौथा है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। भैया ये फार्मूला याद रख लेना, R बराबर 2F, ये फार्मूला से आपका क्वेश्चन आएगा। भैया यहाँ पर दिया है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर F का मान दिया है, तो वक्रता त्रिज्या पूछा है, F बराबर 2 इंटू आपका 10 दिया है, तो 10 बराबर आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपका 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी R। ठीक है, R वक्रता त्रिज्या है और F जो है फोकस दूरी है। ये याद रख लेना। फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है ये भी मैं आपको थोड़ा सा हो सके बता दूँ, शायद आपको याद आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना दोस्तों एक चीज़ कि भाई ये आपका जैसे दर्पण होता है ना, कोई भी दर्पण आप बना लो, मैं यहाँ पर अवतल बना रहा हूँ मान लो, तो सी हो जाता है क्योंकि सरल होता है बनाना। अब यहाँ पर ये देखो, इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस दूरी यानी एफ, स्मॉल एफ होता है जो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी यहाँ के बीच की दूरी। ठीक है, तो याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। भैया उत्तल लेंस द्वारा जो है दोस्तों वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो यहाँ पर आप याद रखना लेंस से F तथा 2F के बीच में रखना चाहिए। अब भैया ये क्यों रखना चाहिए, आप ध्यान देना। जैसे ये उत्तल लेंस आपका बोला है ना, क्या बोला है, उत्तल लेंस ही बोला है। हाँ उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस इस तरीके से बनता है, ये आपका O होता है, इस तरीके से आपका ये आपका मान लो 2F है, इधर भी 2F होता है एक। ठीक है, और इधर आपका ये F हो गया और इधर आपका F हो गया। अब दोस्तों देखो, दूर रहेगी वस्तु ना तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु को पास लाते जाओगे ना लेंस के, तो आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 2F और F के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, लेकिन जैसे ही आप F तथा O के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा तो बनेगा, ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला है वास्तविक, ठीक है, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तो हम वस्तु को रखेंगे यानी F तथा 2F के बीच में, तो याद रख लेना F तथा 2F के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। भैया प्रकाश की चाल न्यूनतम यानी कम से कम किसमें होती है, ये आपसे पूछा है। तो याद रख लेना, हीरे में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है, क्योंकि हीरे में एक बार प्रकाश प्रवेश कर गया तो वापस नहीं लौट पाता, यानी वहीं पर टकराता रहता है आपस में। ठीक है, इसीलिए हीरा चमकदार भी होता है, तो ये इसमें आपकी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, याद कर लेना। और प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है भैया, निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है, तो निर्वात में याद कर लेना, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। भैया यहाँ पर दिया है, कितना भी दिया है, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है,
कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, मान लो 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर से ही सॉल्व कर लो। बस आपको याद रख लेना चाहिए उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ जो दिया गया है दोस्तों, वो कितना दिया गया है आपका एफ दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, मान लो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु यानी यू की मान दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 है। अब यू का मान हमेशा निगेटिव होता है। अब यहाँ पर दोस्तों वी का मान हमें ज्ञात करना है, तो आप लोग फार्मूला लगा देना भाई, आप दर्पण वाला आपको मालूम होगा फार्मूला। और देखो दोस्तों दिया है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या होता है आपका एफ का मान, उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, एफ का मान आप ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो भैया। फार्मूला कौन सा होता है, तो फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है दोस्तों 1/v प्लस में 1/u, और लेंस सूत्र जो होता है बस इसमें प्लस की जगह माइनस लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लगाकर ज्ञात कर लेना, ये तो बस इतना याद होना चाहिए, क्योंकि अंक बदल देगा तो क्या करोगे, इसको रटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 8वां निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच यानी जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। भैया आप अपवर्तनांक बराबर याद कर लेना, होता है c/v, यानी c जो होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और v जो दोस्तों होता है अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर अपवर्तनांक n दिया है, तो यहाँ पर आप पक्षांतर कर लोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है, 3 में आप 1.5 का भाग दे दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, देखो सबसे पहले तो 3 में आप 1.5 का भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 2 आएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड याद कर लोगे, ये याद कर लेना, याद कर लो, ठीक है, ये आएगा ही आएगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 90 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर, ठीक है। 9वां है दोस्तों, यदि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। भैया 2 माध्यम, मान लो इस तरीके से, एक ये माध्यम की रेखा है, इधर दूसरा माध्यम मान लो जल भरा है, और इधर आपका मान लो वायु है। तो यहाँ पर सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल लंबवत आ रही है इस तरीके से। तो यहाँ पर बोला है अपवर्तन क्या होगा, तो अपवर्तन कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा, क्योंकि भैया 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि भैया कोई अपवर्तन ही नहीं होगा जब तक प्रकाश थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होगा। प्रकाश जैसे टेढ़ा होगा तो या तो इधर हो जाएगी या तो आपका इधर चली जाएगी, लेकिन अगर प्रकाश सीधा आएगा तो सीधा ही चला जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा होगा तब प्रकाश का अपवर्तन होता है, ध्यान देना। 10वां है दोस्तों, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। भैया दूर बिंदु स्वस्थ आंख के लिए क्या होता है, अनंत पर, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम यानी कम से कम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है अनंत, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, इसी को बोलते हैं निकट और दूर बिंदु, आप जानते ही हो। आगे 11 है दोस्तों, स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है भैया, याद कर लेना, रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। आगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ये देखो न्यूनतम दूरी बोला है ना, न्यूनतम मतलब कम से कम, तो 25 सेंटीमीटर याद कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। भैया हमेशा याद रख लेना, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला, हमें भले नीला दिखाई दे। और जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश जो है दोस्तों वो नीला क्यों होता है, जल्दी बताओ। तो ये होता है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये भी याद कर लेना, हो सकता है यही आ जाए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। आगे दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है दोस्तों नीला रंग दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब है प्रकाश विभिन्न रंगों में टूट जाता है। प्रकाश में 7 कलर होते हैं, वो विभिन्न रंगों में टूट जाते हैं, श्वेत प्रकाश, ठीक है। 14वां है, प्रकाश का वेग निम्न में से माध्यम में सबसे अधिक होता है। किस में सबसे अधिक होता है भैया, वायु, जल, कांच या निर्वात, मैंने बताया था निर्वात में। आगे है दोस्तों यहाँ पर 15, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है। भैया याद कर लेना, बैगनी रंग का होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये तरंग दैर्घ्य समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद कर लेना, बैगनी रंग का जो है प्रकाश का विचलन कम होता है, अपवर्तन कम होता है, आप कह सकते हो बैगनी रंग का प्रकाश के कलर का। और यहाँ पर सबसे कम होता है दोस्तों लाल रंग का, और सबसे अधिकतम जो है विचलन होता है वो बैगनी रंग का। आप याद कर लेना, विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR। ये देखो रेड है, इधर वाले कम होंगे, इधर वाला ज़्यादा होगा, याद रख लेना। इधर वाले जैसे V है बैगनी है, V मतलब वायलेट बैगनी। इसी तरीके से ब्लू का भी अधिकतम होता है, ये भी याद रख लेना। इसीलिए आकाश ब्लू जो है दोस्तों, आकाश हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसी का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। आगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। भैया निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना। तो निकट दृष्टि दोष क्या होती है भैया, जब निकट की वस्तु क्या है भैया, साफ दिखाई दे। क्या है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, वस्तु, ठीक है, दिखाई देती है, इसमें दिखाई देती है,
लेकिन दूर की नहीं देती, ठीक है, तो याद कर लेना। आगे दोस्तों, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो एम्पियर और सेकेंड किसका मात्रक है जल्दी से आपको बताना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एम्पियर सेकेंड जो मात्रक है दोस्तों वो याद कर लेना आपका किसका है भैया, आवेश का। एम्पियर सेकेंड बोला है ना, एम्पियर सेकेंड। आई बराबर क्यू बराबर आई टी आपने पढ़ा होगा। क्यू बराबर दोस्तों होता है आई इंटू टी, ठीक है भाई। आई का मतलब होता है, आई मतलब धारा, धारा का जो मात्रक होता है भैया एम्पियर होता है, आप जानते हो एम्पियर। और दोस्तों टी का यानी टी मतलब टाइम, टाइम का मात्रक होता है समय। तो एम्पियर सेकंड जो मात्रक होता है वो होता है क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये देखो कूलाम, ठीक है, तो कूलाम बराबर ये हो गया, तो आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, तो ये फार्मूला भी याद कर लेना, क्यू बराबर आई इंटू टी, कहीं पर आपसे सवाल पूछ सकता है। आगे 18 है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा। देखो वही आपका फार्मूला लगा देना है। क्या फार्मूला भैया मैंने बताया, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो क्यू बराबर होता है आई बाई आई इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आवेश पूछा है यानी क्यू पूछा है, तो क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर आई मतलब विद्युत धारा का एम्पियर में दिया है, देख सकते हो। तो आई जो दिया है मान, आई जो है दो दिया है, गुणे में टी दोस्तों कितना दिया है 2 सेकेंड, तो दो गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4 आपका है। और कूलाम अब इसका मात्रक होता है तो हो जाएगा कूलाम, याद कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, ठीक है, अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा, यानी आर का मान जो है दोस्तों हमें ज्ञात करना है। और हमें दोस्तों वी का मान जो है वो दिया गया है, कितना दिया गया भैया 220 वोल्ट। और यहाँ पर दोस्तों 100 वाट, वाट जो है दोस्तों किसका मात्रक होता है, शक्ति का, यानी पी जो है दोस्तों हमें दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों, कितना दिया गया है 100 वाट, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना। तो यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि भैया P बराबर होता है वी स्क्वायर अपान में आर। हमें आर ज्ञात करना है, तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपान में दोस्तों P, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर यानी 220 वोल्ट का स्क्वायर, तो 220, ठीक है, गुणे 220 इतना हो जाएगा, बटे में दोस्तों पी दोस्तों 100 है, तो 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों जीरो मर जाएंगे, तो 22 का 22 में गुणा होगा तो कितना होगा जल्दी से बताइए। तो इनका जब आप लोग गुणा कर लोगे दोस्तों तो वो आ जाएगा 484 ओम, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो याद कर लेना, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वां है दोस्तों, 5 ओम प्रतिरोध तार को बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध। भैया 5 ओम का कोई तार है इस तरीके से, 5 ओम का, इसका मान लो प्रतिरोध आर बड़ा सा है जो है वो है 5 ओम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर 5 भागों में तोड़ दोगे, मान लो 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और इस तरीके से 5 भाग, तो यहाँ पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। उसके बाद 21वां है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, कोई भी आर है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर और बटे आर का अनुपात आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा। यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी तार है, एक तार है, उसको 4 भागों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। समांतर क्रम का क्या होता है भैया, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 प्लस में 1/r4, इस तरीके से 4 जोड़ना है। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 कितना है भैया 1/4 है ना, तो 1/4 इसी तरीके से जोड़ते चले जाओ 4 बार, 1/1/4 प्लस 1/1/4 प्लस 1/1/4, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो भैया, आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर भैया कितना हो जाएगा, तो ये 4 सारे ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 1, यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है, तो आएगा तो नहीं भैया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो यार देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मिटा दें क्या, चलिए 1/r और ये 4 सारे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/r, क्योंकि बटे में सारे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी आपका हो जाएगा 4 4 8 4 12 4 16। तो 1/r बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो 16, तो r बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 1/16, तो यहाँ पर ये वाला आपका विकल्प सही हो जाता है। आगे है दोस्तों 22वें नंबर का, 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन ये भी है, बस आपको आने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर विद्युत वाहक बल यानी ई
ठीक है, दिया गया है। विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं तो वो दिया गया है 5। ठीक है, दिया गया है 5 वोल्ट। और उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है भैया। आंतरिक प्रतिरोध यानी आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, वो है भैया 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों सेल प्राप्त धारा का अधिकतम मान यानी आई ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है, आप लोगों को ये फार्मूला याद कर लेना है। आई बराबर दोस्तों होता है, वो होता है यानी विद्युत वाहक बल बटे में दोस्तों उसका जो प्रतिरोध होता है। ठीक है, यानी आपका जो उसका चालक का प्रतिरोध और प्लस में दोस्तों सेल का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ये फार्मूला होता है। इसी में वैल्यू रख दो तो ई का जो मान दिया गया है 5 ओम बटे में दोस्तों यहाँ पर ये तो आर तो दिया नहीं गया, ये वाला आर दिया गया, तो ये वाला आर कितना है भैया 3 ओम, तो ये 3 है। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 1.6 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर विकल्प ही नहीं दिया गया है, तो ये आपका यही गलत है। लेकिन हाँ, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 23वें नंबर का क्वेश्चन है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो भैया जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ होगा ये, इसमें मुझे लगता है जहाँ तक है ना। चलिए, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है भैया? तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, यानी आपके जितने भी ईंधन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र में क्या रूपांतरण होता है भैया? यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में। तो कहाँ है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये वाला गलत है। सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मैंने आपको बताया ही। आगे दोस्तों यहाँ पर है 26 नंबर, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम। कौन सा नियम लगता है प्रेरित विद्युत धारा का ज्ञात करने के लिए? तो यहाँ पर याद कर लेना भैया, फ्लेमिंग का जो है दाएं हाथ का नियम लगता है। तो भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम याद कर लोगे ना, विकल्प नंबर ए ही आपका सही है। उसके बाद दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 से लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, निरंतर परिवर्तित होता है। लघु पतन के कारण विद्युत धारा का मान क्या होता है भैया? बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे उपकरण जलने वगैरह का डर होता है। इसीलिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं, आप लोग जानते होंगे फ्यूज, या फिर अब मैनुअल सर्किट ब्रेकर यानी MCB का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों 28, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो वैद्युत मोटर बिल्कुल सिंपल है, वैद्युत जनित्र के अपोजिट कर दो भाई, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कहाँ है भैया? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विकल्प नंबर डी आपका सही है 28 का। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पर आगे यहाँ पर है BA, ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र और ये आपका क्षेत्रफल, और यहाँ पर फाई जो है फ्लक्स है ना, क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, ये क्षेत्रफल तथा फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है। तो इनके बीच संबंध भैया क्या है? फाई बराबर, यानी जो फ्लक्स होता है इसके बराबर होता है भाई चुंबकीय क्षेत्र गुणे में आपका जो क्षेत्रफल होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे में क्षेत्रफल। तो ये आपका सही है, विकल्प नंबर ये। उसके बाद एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। ये देखो, ये मिसप्रिंट यहाँ पर भी है, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है भैया, याद कर लेना कौन कौन सा भैया? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। क्या? वैद्युत क्षेत्र, इन्हीं दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो दोनों तो याद कर लेना, अगर आ जाए एग्जाम में तो ये वाला विकल्प में टिक लगा देना। चलिए, ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको हो सकता है कुछ हेल्प कर जाएं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आई का मात्रक, आई बराबर होता है, आई का मात्रक क्या होता है? आई मतलब होता है भैया विद्युत धारा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो है दोस्तों SI मात्रक याद कर लेना क्या होता है भैया? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। Q यानी आवेश, आवेश का SI मात्रक दोस्तों होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, याद कर लोगे ना। उसके बाद प्रतिरोध का SI मात्रक दोस्तों R का जो होता है वो होता है ओम, याद कर लोगे ना। तो ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना याद कर लेना, और मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी। इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, देख लेना चाहे तो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।